जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट यानी कि 9th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर था, हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं इसके बारे में। तो आज हम दोस्तों 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसका थर्ड चैप्टर परमाणु और अणु के बारे में देखेंगे। और इनसे दोस्तों क्वेश्चन रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों ये टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन यानी कि सभी क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों हम इस चैप्टर को पूरी पूरी तरीके से क्या करेंगे, हम रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बन सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों पिछले क्लास में ही हमने कहा था कि जैसे कि दोस्तों हमने क्या कहा था कि अगर जैसे कि दो समान तत्व चाहे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर के क्या बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, समान तत्व मिलकर के क्या हो रहा है, समान अणु का निर्माण कर रहा है, समान अणु का निर्माण कर रहा है। लेकिन ये हमारा मान लेते क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। दो अलग अलग तत्व है, ये दोनों क्या है, अलग अलग तत्व है। तो ये दोनों तो जब अलग अलग तत्व मिलेंगे तब क्या निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। क्या करता है, H2O का निर्माण करता है। तो यहां से दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जब समान तत्व को मिलाते हैं तब भी कोई पदार्थ का निर्माण करता है, और जब अलग अलग तत्व को मिलाते हैं तब भी कोई पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये समान तत्व मिलेगा तब भी पदार्थ का निर्माण करेगा, और असमान तत्व मिलेगा तब भी कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण करेगा। तो ये जितने भी पदार्थ का निर्माण हो रहा है दोस्तों, इसी पदार्थ को अणु कहा जाता है। ये सारे पदार्थ को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है, या तो इसे मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अणु या तो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया, कहा गया दोस्तों कि एक ही तत्व या अलग अलग तत्व, तो एक ही तत्व से मिलकर के बना है H2 गैस, और अलग अलग तत्व मिलकर के बना है H2O। जैसे कि देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, HCl बनाएगा। तो HCl भी एक प्रकार का पदार्थ है, और इसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। तो तो क्या है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर के बन सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कहलाता है। आयन हम क्या जानते हैं दोस्तों, आयन दो प्रकार का होता है, एक ऋणायन होता है, एक धनायन होता है। जो नेगेटिव होता है वो ऋणायन कहलाता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, जो नेगेटिव होता है वो ऋणायन कहलाता है, ऋणायन कहलाता है। और जो पॉजिटिव होता है वो धनायन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, धनायन कहलाता है। और तत्व तो आप तत्व के बारे में तो जानते हो दोस्तों, जिस हाइड्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। तो ये सारे के सारे क्या है, तत्व है। मिश्र धातु क्या है दोस्तों, जब दो दो या दो से अधिक धातु को एक साथ मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे दोस्तों Cu+Sn क्या है, Cu+Sn से हमारा क्या बनता है, ब्रास एलॉय बनता है, जिसे पीतल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक एलॉय है। ब्रास एक क्या है, एलॉय है, यानी कि एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की अगर परमाणु त्रिज्या की बात करें दोस्तों, तो कितना होता है, 37 पिकोमीटर होता है। कितना होता है, 37 पिकोमीटर होता है, 37 पिकोमीटर होता है। और इसी को दोस्तों 37 पिकोमीटर को अगर हम नैनोमीटर की बात करें, नैनोमीटर की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.037 नैनोमीटर हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नैनोमीटर, नैनोमीटर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज होता है, एक क्या होता है, परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या, और एक क्या होता है, केंद्रक का त्रिज्या। परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या, और दूसरा क्या होता है, केंद्रक का त्रिज्या या न्यूक्लियस का त्रिज्या। केंद्रक
और दूसरा क्या है तो दोस्तों, दूसरा क्या होता है, केंद्रक का त्रिज्या। केंद्रक केंद्रक का त्रिज्या, केंद्रक का त्रिज्या, या तो जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पे परमाणु त्रिज्या की बात करें दोस्तों, तो परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, मेन रूप से, मुख्य रूप से नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 10⁹ मीटर होता है। कितना होता है, 10⁹ मीटर होता है। कभी कभी दोस्तों इसे एंगस्ट्रॉम में भी मापा जाता है। तो 10 बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये परमाणु की त्रिज्या जो है वो नैनोमीटर में मापा जाता है। और ये केंद्रक की त्रिज्या की बात करें दोस्तों, तो इसे जो है फर्मी मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, फर्मी मीटर में मापा जाता है। फर्मी मीटर, फर्मी मीटर में मापा जाता है। और 1 फर्मी मीटर बराबर कितना आता है दोस्तों, 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 फर्मी मीटर, -15 मीटर के बराबर होता है। परमाणु का त्रिज्या कहने का मतलब क्या दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक हमारा ये क्या है, परमाणु है। क्या है, परमाणु है। तो ये परमाणु को यहाँ से बीच से अगर हम मापेंगे तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो ये क्या होगी, परमाणु का त्रिज्या कहलाएगा। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो परमाणु का केंद्र में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, तो इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड ने खोज किया था। तो इस न्यूक्लियस की त्रिज्या को मापने के लिए दोस्तों इस फर्मीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस न्यूक्लियस को मापने के लिए फर्मीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बाह्य का अंक परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए नैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हाइड्रोजन परमाणु त्रिज्या कितनी है, परमाणु त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ पे पिकोमीटर में 37 पिकोमीटर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 पिकोमीटर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नैनोमीटर में होता तो ये 0.37 नैनोमीटर हो जाएगा। HNO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो ये अगर ये HNO3 की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड या तो अम्ल है। तो इसका दोस्तों क्या पूछा गया है, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए पूछा गया है। तो आणविक द्रव्यमान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जितने भी तत्व होते हैं, उसके जितने भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान होते हैं, उन सारे को जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। वही क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1 होता है। एक होता है, और इसमें कितने तत्व है, एक ही तत्व है। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, 1 यूनिट हो गया। क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास से पहले दोस्तों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है इसका जस्ट डबल हो जाता है, 14। कितना हो जाता है, 14। तो नाइट्रोजन का इसमें कितने कितने अणु है, एक एक अणु है। तो एक यहाँ आइटम है, तो एक यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 14 यूनिट। कितना हो जाएगा, 14 यूनिट। अगला हमारा क्या है, ऑक्सीजन, O3। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की बात करें दोस्तों, ये किसका था, नाइट्रोजन का था। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 8 होता है। लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो एक अणु में कितना होता है, 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने आइटम है, 3 आइटम है। तो 3 आइटम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 कितना हो गया, 48। 16 कितना हो गया, 48। अब इन सारे को जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। तो 8 4 12 और 1 13 का 3 बाकी हाथ 1, 4 और 1 5 और 1 6 यूनिट, यानी कि 63 यूनिट क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि आणविक द्रव्यमान हो जाएगा HNO3 का। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि HNO3 का आणविक द्रव्यमान या तो मोलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान द्रव्यमान बराबर कितना हो गया, 63 यूनिट। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, परमाणु मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, परमाणु मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, क्या न्यूट्रॉन के बने होते हैं, प्रोटॉन के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं।
तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों तीनों मिल करके बने होते हैं। तीनों क्या होता है, मिल करके बने होते हैं। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की अगर हम बात करें किसी भी आइटम की, तो ये क्या हो गया, एक आइटम है। क्या है, एक आइटम है। और इसका बीच में क्या हो गया दोस्तों, इसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हो गया। क्या हो गया, केंद्रक हो गया। तो बीच में दोस्तों क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है बीच में। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसकी बाह्यतम कक्षा में क्या करता है, ये चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी बाहरी कक्षा में यानी कि कक्षाओं में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो ये इन यानी किसी भी परमाणु में या एटम्स में क्या होता है, तीनों मौजूद होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ऑपरेशन करते हैं कि इसका खोज किसने किया, कब बना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन के बारे में। उसके बाद किसकी बात करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद अगला हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो इसको दोस्तों यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दर्शाने में सुविधा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे खोज के बारे में, इसमें 3-4 चीजें देखेंगे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है और बार बार जो कि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी खोज के बारे में बात करेंगे कि इसका खोज किसने किया, इनका खोज किसने किया, खोज किसने किया। और इसका चार्ज क्या क्या है, इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। और चार्ज है तो कितना कितना चार्ज है, चार्ज है तो कितना कितना चार्ज है। और मास है तो कितना मास है। मास वाला भी दोस्तों, मास कहने का मतलब क्या है, द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या होता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले खोज की बात करेंगे दोस्तों, तो ये इसका खोज किसने किया है। तो एक ट्रिक है दोस्तों, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। तो ई से क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया दोस्तों, ट से क्या हो गया, थॉमसन यानी कि थॉमसन। तो इसका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, थॉमसन ने किया है। किसने किया है, थॉमसन ने। अगला ट्रिक क्या है दोस्तों, पर। तो प से क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया है, र से रदरफोर्ड। किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। रदरफोर्ड ने किया है, किसने, रदरफोर्ड ने। और ना से क्या हो गया, ना से न्यूट्रॉन हो गया। ना से क्या हो गया, न्यूट्रॉन। और च से क्या हो जाएगा, चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, चैडविक ने किया है, जेम्स चैडविक ने किया है। तो खोज, न्यूट्रॉन की खोज की बात करें दोस्तों तो किसने किया है, सॉरी प्रोटॉन की खोज की बात करें तो दोस्तों किसने किया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ईट, ईट पर यानी कि प्रोटॉन की बात करें तो प से क्या हो गया, प्रोटॉन। और र से क्या हो गया, रदरफोर्ड। तो इसका खोज दोस्तों करने वाला कौन है, एक्चुअली में दोस्तों इसका खोज जो किया है, किसने किया है, गॉल्ड अस्टीन ने किया है। क्या किसने किया है, गॉल्ड अस्टीन ने किया है। गोल्ड अस्टीन ने किया है। किसने किया है, गोल्ड अस्टीन ने किया है। और नामांकन किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। किसने, किसके नाम पर है नामांकन, रदरफोर्ड के नाम पर है, रदरफोर्ड के नाम पर है। तो बेसिकली दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये रदरफोर्ड के नाम से ही पूछा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होता है, गोल्ड अस्टीन होता है। अब इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ईट पर तो थॉमसन ने, तो किसने किया है, जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन। किसने किया है, जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, जे जे थॉमसन ने। अब न्यूट्रॉन की बात करें दोस्तों तो नाचे च से क्या हो जाएगा, चैडविक। तो किसने किया है, ये चैडविक ने किया है, जेम्स चैडविक ने किया है। किसने किया है, जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया है, थॉमसन ने। यहाँ पे दोस्तों इसको हिंदी से लिख सकते हैं, थॉमसन। और इसका ये क्या है, चैडविक है, जेम्स चैडविक। तो ये चैडविक। अब दोस्तों चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें दोस्तों, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट अगर चार्ज की संख्या में बात करें, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज यानी कि कितने चार्ज होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है।
-19 कूलम चार्ज होता है। इसमें भी दोस्तों सेम चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। लेकिन प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव में होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, बस फर्क इतना ही है। और इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें हमने क्या देखा, नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। अब इसका दोस्तों द्रव्यमान पूछा जाता है, तो द्रव्यमान कितना है, तो इसका सब द्रव्यमान किसका है, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और इसका इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, -31 kg होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का ही होता है, 1.674 इंटू 10⁻27 kg होता है, 27 kg होता है। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, तो द्रव्यमान के लिए न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है मास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मास। तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, और लास्ट में किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो ये क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल से जाना। तो अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमाणु विभाज्य कण होते हैं, परमाणु विभाज्य कण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने जब परमाणु का खोज किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य है, वो क्या है, अविभाज्य है, और इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, इसे और इससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये पहला कथन सही है क्या, परमाणु विभाज्य कण होते हैं? तो क्या रदरफोर्ड डाल्टन ने ऐसा कहा था क्या? नहीं, उन्होंने कहा था कि अविभाज्य है, परमाणु क्या है, अविभाज्य है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग ये क्या है, कथन गलत है। किसी दिए गए कंपाउंड में परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। बिल्कुल सही दोस्तों, अंक स्थिर अनुपात का नियम हम लोगों ने क्या देखा था, स्थिर अनुपात का नियम हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो H2O जैसे कि हमारा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा 1:8 के बराबर होगा। क्या होगा, 1:8 के बराबर होगा। और ब्रह्मांड में जहां पे भी जाएंगे और हमें अगर जल बनाना होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसी अनुपात में मिलाना होगा, तब जाके क्या बनेगा, कोई कंपाउंड यौगिक बन सकता है। तो ये स्थिर का अनुपात, तो ये पहला, दूसरा कथन क्या है, ये सही है। दूसरा कथन क्या है, ये सही है। तो यहाँ पे पहला कथन क्या, केवल 2 नंबर का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूत्र Al2SO4 हॉल 3 द्वारा दर्शाए गए यौगिक का नाम बताएं, यौगिक का नाम बताएं। तो इसका नाम दोस्तों क्या है, तो देखिए दोस्तों, इस यौगिक का नाम क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है। क्या है इसका, इस यौगिक का नाम क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फाइड की बात करें, तो इसका सूत्र क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फाइड का, सॉरी, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम दोस्तों एल्युमिनियम सल्फाइड की बात करें, तो एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र की बात करें दोस्तों, तो Al2SO3, Al2SO3, ये क्या हमारा एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र है। क्या है, एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र है। अगर दोस्तों अगर इसकी हम बात करें एल्युमिनियम सल्फाइड की, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, Al2S3 होगा, Al2S3 होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं की परमाणु द्रव्यमान का योग है, परमाणु द्रव्यमान का योग है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं। हमने पहले क्या न्यूमेरिकल किया दोस्तों, कि जो नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना है, नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना है, हमने इससे इस एक न्यूमेरिकल इस पर कर चुके हैं। आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, इससे हम लोग न्यूमेरिकल निकाले थे। तो हमने क्या देखा था, जैसे हाइड्रोजन का अलग से निकाला हम लोगों ने, नाइट्रोजन का अलग से निकाला, फिर ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान है इसका अलग अलग निकाला। तो सबका अलग अलग द्रव्यमान को
हाइड्रोजन का 1 था, नाइट्रोजन का कितना था 14 था, और ऑक्सीजन का कितना था 16 या 48 था, और सबका हम लोगों ने जोड़ के कितना निकाला था 63 यूनिट निकाला था नाइट्रिक एसिड का। तो जब किसी यौगिक या अणु का आणविक द्रव्यमान को हम हर एक तत्व के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है, यानी कि मोलिक्यूलर मास कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलिक्यूलर मास कहलाता है, मोलिक्यूलर मास कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रह गई मोल का, तो मोल का दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ एटॉमिक मास को देख लीजिए दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो कोई भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों के योग को, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। पी से हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, और एन से क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे कि अगर हम दोस्तों हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। तो इसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे, एटॉमिक मास। यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास, ये परमाणु द्रव्यमान का क्या है, एटॉमिक मास है। तो हाइड्रोजन की बात करें, एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन हीलियम की बात करें दोस्तों, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। 4 क्यों होता है, क्योंकि दो जो होता है, प्रोटॉन 2 होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, 2 होता है। तो दोनों मिला करके क्या बनता है, इसका द्रव्यमान 4 बनता है। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे कोई तत्व का अगर इंडिकेशन करना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, हीलियम है। तो हीलियम का अगर हम नीचे यहाँ पे लिख दिया, हम लोगों ने नीचे लिख दिया, तो ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, परमाणु संख्या को दर्शाता है। और अगर यहाँ पे ऊपर हमने लिख दिया, तो ये क्या दर्शाता है, परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। और 4 में से, यानी कि ये क्या है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास में अगर परमाणु संख्या को हम घटा देते हैं, तो हमारा क्या आता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल करके आता है। क्या आता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल करके आता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है, तो परमाणु निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे एटॉमिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी कहा जाता है। अब एटॉमिसिटी क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन को हम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे डबल में आएगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, एटॉमिसिटी या तो परमाणुकता, एटॉमिसिटी या तो परमाणविकता, 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 एटॉमिसिटी या तो परमाणुकता। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना होगा, 1 होगा। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी की बात करें तो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन दोस्तों क्या सोडियम को हम Na2 लिखते हैं क्या सिंगल में, अगर हम बात करें तो Na2CO3 हम लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो कंपाउंड हो गया, ये क्या हो गया, यौगिक के रूप में हो गया। तो यौगिक वाला नहीं हम बात करेंगे, यहाँ पे सिंगल की बात करेंगे। तो क्या सोडियम को कभी हम Na2 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। सोडियम को Na2 नहीं लिखते हैं। तो सोडियम का एटॉमिसिटी कितना है, 1 है। अगर एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम को क्या हम डबल करके लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो एल्युमिनियम का एटॉमिसिटी कितना है, 1 है। एल्युमिनियम का एटॉमिसिटी कितना है, 1 है। अगर दोस्तों अगर हम फास्फोरस की बात करें, तो P4 लिखा जाता है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, 4 होगा। और सल्फर की बात करें तो S8 लिखा जाता है, तो सल्फर को क्या बोला जाए, इसका एटॉमिसिटी कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। तो इसे एक, जिसका एक एटॉमिसिटी है दोस्तों, उसे एक परमाणविक बोला जाता है, एक परमाणविक बोला जाएगा, एक परमाणविक, एक परमाणविक जिसका दो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटॉमिसिटी है दोस्तों, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन का क्या है, 2 एटॉमिसिटी है। तो जिसका 2 एटॉमिसिटी है उसे क्या बोलेंगे, द्विपरमाणविक बोलेंगे, द्विपरमाणविक, द्विपर द्विपरमाणविक बोलेंगे, या तो डाई एटोमिसिटी, डाई एटोमिसिटी,
डाई एटोमिसिटी। और जिसका 1 है दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, एक परमाणविक बोलेंगे, एक परमाणविक, एक परमाणविक बोलेंगे। और जिसका दोस्तों एक परमाणु या तो मोनो एटॉमिक बोलेंगे इसको, मोनो एटोमिसिटी, मोनो एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, मोनो एटोमिसिटी। लेकिन दोस्तों जब दो से किसी का परमाणुकता अधिक हो जाए तो वो क्या कहलाता है, बहुपरमाणविक कहलाता है, बहुपरमाणविक कहलाता है, बहुपरमाणविक, बहुपरमाणविकता, बहुपरमाणविक या तो पॉली एटोमिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉली एटोमिसिटी कहलाता है, पॉली एटोमिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एटोमिसिटी से हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा इनमें से दोस्तों किसका एटोमिसिटी है, सल्फर का है, 8 है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा रेलवे में पूछा गया है कि फास्फोरस का एटोमिसिटी कितना है, 4 है, सल्फर का एटोमिसिटी कितना है, 8 है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है। तो हमने दोस्तों स्टार्टिंग में ही क्या बता दिया कि परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है। हमने स्टार्टिंग में क्या बताया दोस्तों कि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। ये हम लोगों ने देख लिया था। और ये किसके बारे में दोस्तों, परमाणु त्रिज्या। और हमने क्या बताया था, केंद्रक त्रिज्या, केंद्रक का त्रिज्या या तो न्यूक्लियस का त्रिज्या, न्यूक्लियस का त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, फर्मी मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, फर्मी मीटर में मापा जाता है। और 1 फर्मी मीटर बराबर कितना हमने बताया था, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है फर्मी मीटर में। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर का जो केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है उसे फर्मी मीटर में, केंद्रक को किसमें, फर्मी मीटर में मापा जाएगा। और ये बाहर का जैसे ये त्रिज्या, यहां से यहां तक जो त्रिज्या होगा उसे फर्मी मीटर में मापा जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक जो होगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। तो इसको किस में मापा जाएगा, नैनोमीटर में मापा जाएगा, नैनोमीटर में मापा जाएगा, नैनोमीटर में। टेस एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है, एकल परमाणु का उदाहरण है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया दोस्तों, परमाणु एटोमिसिटी के बारे में बताया था। अब एटोमिसिटी के बारे में हम लोगों ने बताया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो भी धातु है उसका एटोमिसिटी अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग क्या होगा, 1 होगा। जितने भी धातु होगा उसका एटोमिसिटी क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे कि देखिए ऑर्गन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। तो ये हमारा 2 8 2 8 8, यानी कि बाह्यतम कक्षाम कितना आता है इसका, 0, यानी कि ये अक्रिय गैस हो गया। तो इसकी बाह्यतम कक्षाम क्या है, 0 है। यानी कि दोस्तों ऑर्गन को हम हमेशा क्या लिखते हैं, सिंगल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंगल में लिखते हैं। तो ये हमारा इसका एटोमिसिटी कितना होगा, ऑर्गन का 1 होगा, 1 एटोमिसिटी होगा। एटोमिसिटी की कितना होगा इसका, 1 एटोमिसिटी होगा। या तो फिर एकल परमाणु या तो एक परमाणु कह सकते हैं, एक परमाणविक, एक परमाणविक होगा। और अभी हमने बताया क्या दोस्तों, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का S8 होता है, S8 होता है। तो ये तो दोस्तों बहुपरमाणविक हो गया। फास्फोरस का दोस्तों P4 होता है, ये भी क्या हो गया, बहुपरमाणविक हो गया। और हाइड्रोजन के बारे में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, H2, तो ये डाइएटॉमिक हो गया। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, बहुपरमाणविक हो गया, बहुपरमाणविक हो गया, बहुपरमाणविक हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या हो गया, डायटोमिसिटी यानी कि द्विपरमाणविक, डायटोमिसिटी यानी कि द्विपरमाणविक, डायटोमिसिटी यानी कि द्विपरमाणविक हो गया, द्विपरमाणविक। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एटोमिसिटी 1 किसका हो गया, एकमात्र तत्व कौन सा है, ऑर्गन है, जो कि कितना इसका एटोमिसिटी है, 1 है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन पर कितना आवेश होता है, कितना आवेश होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, सोडियम धातु का हम क्या सिंबल है, Na है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, इसका एटॉमिक नंबर या तो परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर या तो परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना रखेंगे, 2 8 1,
2 8 1। तो हर तत्व क्या चाहता है दोस्तों, उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि वह स्टेबल हो सके। तो ये या तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करना चाहेगा। तो सोडियम के लिए दोस्तों क्या आसान होगा, क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन को दान करना आसान है? तो सोडियम के लिए क्या आसान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दान करना ज्यादा आसान होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये दान कर देगा। क्या करेगा, दान कर देगा। तो सोडियम का जो आयन हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे NaCl दोस्तों बना है तो कैसे बना है, ये देखिए सोडियम का कितना हो गया, 1+ हो गया। सोडियम की बात करें दोस्तों तो कितना हो गया, 1+, यानी कि एक ये दान देगा। लेकिन क्लोरीन की बात करें दोस्तों, क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 2 8 7। तो क्लोरीन भी क्या चाहेगा, अपने आप को स्टेबल होना चाहेगा। तो ये क्या चाहेगा कि इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करेगा, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो किसी से लेगा। तो इसके लिए दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन दान करना मुश्किल है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के तुलना में। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जो लेता है वो क्या होता है, ऋणायन होता है। तो क्लोरीन का क्या होता है, -1 आयन होगा। क्लोरीन का क्या होगा, -1 आयन हो जाएगा। और सोडियम का क्या होगा, यहाँ पे +1 आयन होगा। सोडियम का क्या होगा, +1 आयन होगा। और ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो ये प्लस माइनस कैल्सियम आउट करके NaCl निर्माण करेगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सोडियम का जो होता है एक प्लस आयन होता है, और क्लोरीन की बात करता है यहाँ पे, तो सोडियम का प्लस आयन और क्लोरीन का क्या होगा, माइनस आयन। यहाँ पे एक हो जाता। अगर यहाँ पे पूछा होता कि सोडियम की जगह पर क्लोरीन होता तो यहाँ पे -1 सही आंसर होता। लेकिन सोडियम के बारे में पूछा गया है तो +1 आयन ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सोडियम हमारा क्या है दोस्तों, एक धातु है। जो भी धातु की बात करें, देखिए दोस्तों, जो भी धातु होगा जिसकी बाह्यतम कक्षा में संख्या +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, वो क्या होगा, धातु होगा। या तो जिसको हम संयोजकता भी कहते हैं। और अधातु का क्या होगा दोस्तों, अधातु की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में इसका क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये अपने पूरा करने के लिए क्या करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन को लेगा और -2 को लेगा, और यानी कि इसमें क्या करेगा, -3 लेगा। तो ये धातु के को दर्शाता है। माइनस क्या दर्शाता है, अधातु को दर्शाता है। और प्लस क्या दर्शाता है, धातु को दर्शाता है। तो अधातु के बाह्यतम कक्षा में क्या होगा, 7 6 और 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, पानी के सापेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है। तो आणविक द्रव्यमान पूछा है दोस्तों। तो पहले पॉज करके दोस्तों आप इसको बना के देखिएगा, आपसे बन पा रहा है क्यों नहीं, क्योंकि मैंने दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन पीछे बता चुका है। तो यहाँ पे पानी का सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो पानी का सूत्र कितना होता है, H2O होता है। अब तो H2O का दोस्तों आणविक द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है, तो हम हर एक तत्व के बाद का द्रव्यमान संख्या पहले लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या तो परमाणु द्रव्यमान। तो एटॉमिक मास इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुना 1 परमाणु संख्या 1, तो 1 गुना 1। अब यहाँ पे दोस्तों, सॉरी सॉरी, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कितना है दोस्तों, 2 हाइड्रोजन है। तो जब 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, तो हाइड्रोजन का अणु कितना हो गया इसमें, 2 यूनिट हो गया। अगला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 का इसमें कितना तत्व है, एक ही एलिमेंट है। तो 1 से गुना करेंगे, यानी कि 16 का 16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। तो 18 यूनिट क्या निकल जाएगा, पानी का सापेक्षिक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। पानी पानी का सापेक्षित, पानी का पानी का सापेक्षित सापेक्षित द्रव्यमान, पानी का सापेक्षित द्रव्यमान बराबर कितना हो गया, 18 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों, 18 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर का दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, 1 से लेकर के 20 तक आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होना चाहिए। कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए। तो सब यहाँ पे क्या पूछा गया, मैग्नीशियम क्लोराइड।
तो मैग्नीशियम का दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2। तो मैग्नीशियम का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है। 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा या तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके 72 कक्षा में आ जाए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, क्योंकि ये भी क्या चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना दोस्तों क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छोड़ देगा, यानी कि लूज कर देगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Mg+2 का चार्ज आएगा। क्या आएगा, Mg+2 का चार्ज आएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है। क्या किया है, दान कर दिया है। अब यहां पे दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा कौन सा दिया गया दोस्तों, क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन की बात किया गया है। तो क्लोरीन की बात करें दोस्तों, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो ये क्या चाहेगा, 2 8 1 है इसका एटम, सॉरी 2 8 7। तो ये चाहेगा कि इसकी 72 कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन चला जाए। लेकिन इसके लिए क्या आसान है, एक इलेक्ट्रॉन को लेना। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लेगा। तो जब ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, Cl-। इसके पास Mg2+ चार्ज आएगा और इसके पास Cl- चार्ज आएगा। तो जब ये सूत्र बनाता है दोस्तों, तो ये आपस में क्या करता है, इसके पावर को चेंज कर लेता है। तो ये Mg का यही रहेगा, इसका क्या है, -1 था, तो ये 1 इसमें आ जाएगा, और इसमें 2+ था, तो ये 2 यहाँ पे इसमें आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बन करके आ जाएगा, MgCl2। अब एक का दोस्तों कोई महत्व नहीं है, तो एक को यहां से हटा दिया जाता है, और MgCl2 इसका क्या बन जाएगा, रासायनिक फॉर्मूला या तो रासायनिक सूत्र बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। और इसी का नाम क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे CaO की बात करें, तो इस CaO को दोस्तों बिना बुझा चुना कहा जाता है। CaO को बिना बुझा चुना कहा जाता है, बिना बुझा चुना, बिना बुझा चूना, यानी कि इसको अगर रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, निश्चित अनुपात का नियम डैश द्वारा दिया गया था, डैश द्वारा दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, अगर निश्चित अनुपात की बात करें तो ये नियम किसने दिया था, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था दोस्तों, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो देखिए दोस्तों, निश्चित अनुपात का क्या मतलब है, निश्चित अनुपात की बात करें दोस्तों, निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि ब्रह्मांड में आप अगर कहीं भी चले जाते हैं और कोई भी तत्व का अगर निर्माण करना हो, तो उसका जो द्रव्यमान, यानी कि जो एटॉमिक मास का रेशियो होगा, द्रव्यमान का जो अनुपात होगा, वो समान होना चाहिए। जैसे कि अगर हम जल बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होना चाहिए वो 1:3, सॉरी 1:8 में होना चाहिए। अब ये अनुपात आता किससे दोस्तों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। और इसको जब काटेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 2 × 16, यानी कि 1:8। तो 1:8 में क्या होगा, इसका स्थिर अनुपात को नियम को बताता है। अगर हम दोस्तों अमोनिया की बात करें, NH3 की, तो NH3 का यानी कि अनुपात कितना होगा, तो इसमें नाइट्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है, नाइट्रोजन का हमने कितना देखा, 14 का 14 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, H3 है, H3 है, तो 1:3, यानी कि 1 × 3 यानी कि 3। अब अगर अमोनिया को अगर हमें बनाना होगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होगा वो 14:3 में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 14:3 में होना चाहिए। तो तभी जाके अमोनिया का निर्माण हो सकता है। अगर ये आगे पीछे होगा तो वो अलग चीज का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है, जो किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। किसने दिया दोस्तों, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों लेवोसियर की बात करें, तो इन्होंने क्या दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण
का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों कि अगर अगर दोस्तों रिएक्टेंट में जैसे कि ए और बी कोई तत्व है, इन दो तत्व को अगर मिलाते हैं और ये तत्व हमारा क्या बना, ए बी बना, तो अगर इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि 5 ग्राम है और इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो ये 10 और 5 ग्राम मिल करके जो अगला प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो 15 ग्राम होना चाहिए, यानी कि दोनों का द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है, लेवुसियर ने, एंटोनी वेन लेवुसियर ने दिया है। और ये दोस्तों फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। किसे, लेवुसियर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि दोस्तों सबसे पहले परमाणु का शब्द किसने कहा था कि परमाणु शब्द रखना चाहिए, परमाणु शब्द रखना चाहिए, किसने कहा था। तो सबसे पहले दोस्तों परमाणु शब्द के बारे में किसने कहा था, डेमोक्रिटस ने कहा था। किसने कहा था, डेमोक्रिटस ने कहा था कि परमाणु शब्द देना चाहिए। क्या दोस्तों, धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा, मतलब कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों हमने स्टार्टिंग में क्या बताया, जो पॉजिटिव होगा वो क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। जो पॉजिटिव होगा धनायन, और जो नेगेटिव होगा वो ऋणायन कहलाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिससे कि देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, Mg2+, तो ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम क्या है, धनायन है। क्या है, धनायन है। मैग्नीशियम क्या है, धनायन है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो माइनस में है, तो ये क्लोरीन क्या है हमारा, ऋणायन में है। क्या है, ऋणायन में है। कितना ऋणायन में है, तो ये -1 ऋणायन में है, ऋणायन में है। मॉलिक्यूल और अणु के बारे में दोस्तों पीछे हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी तत्व की संयोजन क्षमता क्या कहलाती है। किसी तत्व की संयोजन क्षमता क्या कहलाती है, संयोजन क्षमता क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से दोस्तों हम दो टॉपिक को देखेंगे। एक क्या होता है, संयोजकता होता है। यहाँ पे दोस्तों हम दो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहला चीज क्या सीखेंगे कि संयोजकता क्या है, संयोजक संयोजकता संयोजकता क्या है, पहला चीज ये देखेंगे। और दूसरा चीज देखेंगे दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। या तो संयोजी तत्व या तो एलिमेंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं देखते हैं दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो दो चीज यहाँ पे देखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या तो इसी को क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, पेन चेंज कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी, क्या बोलेंगे, वैलेंसी। अब यहाँ पे देखिए तो संयोजकता क्या होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कोई तत्व को पकड़ेंगे और उसी के एग्जाम्पल के तहत हम चलेंगे। तो जी सबसे पहले तत्व मान लेते, कोई भी तत्व दोस्तों मान लेते क्या है, सोडियम है। क्या है, सोडियम है। तो सोडियम की बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, दो, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। तो अभी सोडियम क्या चाहेगा अपने, ये कितनी कक्षा को लेगा, 3 कक्षा को लेगा। सोडियम क्या चाहेगा दोस्तों, देखिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तीसरी कक्षा में कितना, दूसरी कक्षा में कितना रखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को। 72 कक्षा में कितना रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को। तो पहली कक्षा में कितना, देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या है, 2n²। n का मतलब 1, यानी कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, n² यानी कि 2। दूसरी कक्षा की बात करें तो 2² 2 दूनी 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तीसरी कक्षा में कितना रख सकते हैं, n का मान रखते जाइएगा, उस प्रकार से निकलता जाएगा। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। और अगली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो सबसे 72वीं कक्षा में 8 2 10 और एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 72वीं कक्षा में कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो जो एक 72 कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है उसे क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो किसी भी तत्व के 72 कक्षा में
बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे संयोजकता की, तो संयोजकता क्या है? तो उसके पहले दोस्तों एक तत्व को और हम लेते हैं जिसका नाम क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? इसकी कितनी कक्षा होगा? पहली कक्षा, क्योंकि इसका पहली कक्षा में कितना रहेगा? 2 रहेगा। दूसरी कक्षा में कितना रहेगा? 8 रहेगा। तीसरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन रहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका 2 8 7 आता है। तो पहली कक्षा में कितना रहेगा? 2। दूसरी कक्षा में कितना रहेगा? 8 8 10 10 और 7 17, यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितना रहेगा? 8 रहेगा। कितना रहेगा? 8 रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने तत्व अवेलेबल होता है वो क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे रही बात दोस्तों संयोजकता का। तो संयोजकता हम किसे कहते हैं? तो जब कोई तत्व अपने ऑक्टेट या डुप्लेट करने के लिए जब किसी तत्व इलेक्ट्रॉन को, जितने इलेक्ट्रॉन को दान देता है या शेयर करता है, वही क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। यानी कि जितने भी तत्व या यानी कि कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को लेन देन करता है, वही क्या कहलाता है? उसकी संयोजकता कहलाता है। तो यहाँ पे सोडियम को कितना, सोडियम को अगर ऑक्टेट पूरा करना हो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसको चाहिए, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दान करेगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? चाहिए इसको, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम ने क्या किया? एक तत्व को डोनेट किया। तो सोडियम ने एक तत्व को डोनेट किया। तो सोडियम ने जो डोनेट जो करता है या दान करता है या जो शेयर करता है, तो जो देता है मतलब उसका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सोडियम का संयोजकता यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 होगा, यानी कि +1 होगा। सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यही अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, यानी कि अवशोषित कर रहा है। तो ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जो लेता है वो क्या होता है? ऋणायन होता है। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ये 7 को 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 8 पूरा करेगा, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा। अगर ये दान कर देगा तो इसका 2 8 बच जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। यानी कि यहाँ पे संयोजकता को हमने क्या देखा? जो जितने इलेक्ट्रॉन को लेन देन करेगा, शेयर करेगा, वो क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। और जितने तत्व को बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पे संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने समझा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए किसी तत्व की संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? तो संयोजन हमने क्या कहा? लेन देन। संयोजन कहने करना का मतलब क्या है? जो लेन देन करता है। जैसे कि सोडियम ने क्या किया? क्लोरीन से संयोजन किया, यानी कि समझौता किया। इसको 1 दे दिया और इसको 1 ले लिया। तो इसको क्या कहते हैं? लेने देने के मामले को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम द्वारा दिया गया, यानी कि किसके द्वारा दिया गया ना? तो हमने पहले कहा दोस्तों कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है? जो केमिस्ट्री के जनक एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने दिया है। किसने दिया है? एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये हम पहले बता चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या है दोस्तों? यानी कि कोई भी मतलब द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना तो नष्ट किया जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है? लिख ही देता हूं दोस्तों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वहां से इंग्लिश को आप देख सकते हैं। तो इसका कहना, इसका क्या मतलब है? ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है, द्रव्यमान का, ना तो द्रव्य ना तो द्रव्यमान का ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है। सृजन करने का मतलब क्या है दोस्तों? किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना। ना तो द्रव्यमान का सृजन या निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया
जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके बारे में हमने पहले बताया दोस्तों कि अगर ए और बी की बात करें तो अगर रिएक्टेंट की तरफ जितना अन्य की अभिकारक की तरफ जितना द्रव्यमान होगा, उत्पाद की तरफ भी उतना ही द्रव्यमान होगा। अगर ये 5 ग्राम है और ये 10 ग्राम है तो ये ए बी मिल करके जो बना होगा वो 10 और 5 15 ग्राम के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों पीछे हमने देखा अभी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ना तो नियम यानी कि किसी भी द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या क्या उसी देखिए, जहां पे संरक्षण आया इसका मतलब यही होगा कि ना तो निर्माण किया जाएगा ना तो नष्ट किया जाएगा। जैसे द्रव्यमान संरक्षण की बात है तो यहाँ पे बोलेंगे द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जाएगा ना तो निर्माण किया जाएगा। अगर यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण की बात है तो यहाँ पे बोलेंगे ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाएगा, ऊर्जा को ऊर्जा ऊर्जा को ना तो ऊर्जा का ना ही निर्माण होगा, ऊर्जा का ना ही निर्माण होगा, ना ही निर्माण होगा और और ना ही नष्ट किया जाएगा, ना ही नष्ट किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। ये तो संरक्षण का मतलब ही होता है सिर्फ जो जिसके बारे में बोला गया है वो लगा के ये बोल देना है कि ये ना तो नष्ट किया जा जाएगा ना ही निर्माण किया जाएगा। तो वो संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों, प्रतीकों और इकाई के नाम को मंजूरी देता है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारा तत्व है। तो हाइड्रोजन को हम संकेत की बात करें, हाइड्रोजन का यानी कि संकेत का मतलब दोस्तों सिंबल जिसके थ्रू से इसे दर्शाया जाता है। तो हाइड्रोजन को किससे दर्शाया जाता है, एच से दर्शाया जाता है। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम को किससे दर्शाया जाता है, एच ई से दर्शाया जाता है। अगर हम दोस्तों सोडियम की बात करें, अगर हम दोस्तों यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम को किससे दर्शाया जाता है, तो सोडियम को दोस्तों Na से दर्शाया जाता है। Na क्यों दोस्तों, Na सोडियम का जो साइंटिफिक नेम नेट्रियम है, तो यहाँ से सोडियम का नेट्रियम से लिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों पोटेशियम की बात करें, पोटासियम या तो पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो पोटेशियम का क्या होता है, कैल्वियम होता है, कैल्वियम होता है। पोटेशियम का दोस्तों कैल्वियम इसी प्रकार कुछ होता है, कैल्वियम कैल्वियम या कैल्वियम कुछ होता है पोटेशियम का। तो ये जो संकेत की बात करें या इसका नामकरण की बात करें, ये कौन करता है, ये संकेत या नामांकन कौन करता है, संकेत या नामांकन कौन करता है। तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का रासायनिक संघ द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसके द्वारा किसी भी तत्व का नामांकन करना हो या तो उसका इकाई के बारे में बताना हो कि क्या है, उसका सिंबल क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज का मंजूरी कौन देता है, जो प्रायोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ है उसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो ये पूरा दोस्तों हम लोगों ने जो तीसरा चैप्टर था परमाणु और अणु, उससे सारे संबंधित क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया और जितने भी कंसेप्ट इसके अंदर बन सकता था सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी मिला होगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और इसी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।